हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एकेडमी दरभंगा में जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे यांत्रिकी मैकेनिज्म का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसकी सीरीज चल रही है, जिसमें कि सभी चीजें पढ़ रहे हैं, भूगोल, इतिहास, सभी चीजें पढ़ रहे हैं। आज हम भौतिकी विज्ञान का यांत्रिकी यानी मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो टीआरई की तैयारी कर रहे हैं ना। जो कि टीआरई का जो भी क्वेश्चंस आता है सार संग्रह से, एनसीईआरटी का जो भी लाइंस है, लाइन बाय लाइन इसमें दिया गया है। महेश बलवाल सर की बुक है सार संग्रह, वो पढ़ रहे हैं। इसमें कि मैंने वीडियो भी बनाया है जो कि 90% क्वेश्चन टीआरई का इसी से आता है ना। तो इसमें कि आज हम पढ़ने वाले यांत्रिकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है, प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? तो 45 डिग्री। प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? तो 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव के पीछे की ओर प्रतिक्रिया के कारण हटती है। नाव से जब कोई व्यक्ति नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण पीछे हटती है, ठीक है। नाव जो पीछे नाव से कोई कूदता है तो नाव पीछे क्यों होती है? तो क्रिया प्रतिक्रिया के कारण नाव पीछे होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर है? तो बल के बराबर है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर है? तो बल के बराबर है। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो जड़त्व को। न्यूटन का प्रथम नियम जो जड़त्व यानी इनर्शिया को परिभाषित करता है। जड़त्व के नियम को न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्रक्षालन मशीन यानी वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूध से मक्खन निकालने की प्रक्रिया भी अपकेंद्रीय बल पर ही आधारित होती है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। घर्षण कम होता है जिस कारण से सड़क पर चलने की अपेक्षा हम बर्फ पर चलना हमारे लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है। चलिए पहले न्यूटन के गति के नियम को पढ़ लेते हैं। न्यूटन के गति के नियम, जिसमें कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है? जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यदि कोई पिंड या वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में अगर है तो वह उसी अवस्था में रहेगा या फिर रहने की कोशिश करेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, बाहरी बल ना आरोपित किया जाए, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूलकणों का अलग होना, ठीक है। ये सभी जो उदाहरण है वो न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है, जो कि प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के द्वितीय नियम को देखते हैं। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है, ठीक है। क्या कह रहा है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है, यानी उल्टी दिशा में होती है, ठीक है। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, ठीक है, खींच लेता है, अनुदिश होती है यानी उसी दिशा में होती है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, तृतीय गति, न्यूटन के तृतीय गति का नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। यानी कोई भी क्रिया होगी उसके प्रति एक प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। जैसे कि बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट, वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, ये सभी उदाहरण न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। किसी पिंड के संवेग और वेग यानी वेलोसिटी अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? यानी किसी वस्तु के संवेग तथा वेलोसिटी के अनुपात से क्या प्राप्त होता है? तो द्रव्यमान। किसी वस्तु के संवेग तथा वेग से हमें द्रव्यमान प्राप्त होता है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है? त्वरण यानी एक्सेलरेशन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ए इजकल टू वी माइनस यू बट्टा टी, जहाँ ए जो है त्वरण है यानी एक्सेलरेशन, वी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, टी समय अंतराल। ठीक है, ए इजकल टू वी माइनस यू बट्टा टी अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। त्वरण के गति का नियम क्या है? तो ए इजकल टू वी माइनस यू बट्टा टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ तल कैसा होगा? तो परवलयीय वक्राकार। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो परवलय वक्राकार होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव कैसा होता, सदैव उपस्थित रहता है। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? किस कारण से ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव हो पाता है? तो घर्षण यानी फ्रिक्शन के कारण हम ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर कोई भी चीज लिख सकते हैं या फिर लिख पाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? मतलब ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो ऊर्जा को न तो सृजन किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। ऊर्जा को न बनाया जा सकता है, न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है या बनाया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड या वस्तु पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? अंतरिक्ष से कोई भी वस्तु गिरती है तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल जाता है? तो वायु के घर्षण के कारण वो वस्तु जल जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति, ग्रहों द्वारा सूर्यों का परिक्रमण कहा जाता है परिक्रमण गति को। तो ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल मतलब कौन सा बल होता है? तो अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रहों की परिक्रमण गति में कौन सा बल पाया जाता है? तो अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, दूध मथने के पश्चात जो क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है? तो अपकेंद्रीय बल, जो हमने पहले पढ़ा था कि अपकेंद्रीय बल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहा जाता है।
रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की। प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है किसमें? तो सरल आवर्त गति के दोलन में। इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हुक के नियम पर कार्य करता है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हुक के नियम पर कार्य करता है। जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसमें अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो कितना बल लगाना होगा? तो 4 गुना। ठीक है, कि जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसमें ब्रेक लगाने के लिए कितना गुना बल लगाना होगा? तो 4 गुना बल लगाना होगा। अगर गति दोगुनी है तो उस पे ब्रेक लगाने के लिए बल जो लगेगा 4 गुना लगेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं। जेट इंजन जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, परंतु रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक किसे कहा जाता है? तो कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला तथा पिलास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक माना जाता है इसे। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं तथा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक माने जाते हैं। चलिए आज के लास्ट पॉइंट पे आते हैं। पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण यानी टॉर्क का उदाहरण है। जो पेचकस के द्वारा पेंच घुमाते हैं या दरवाजा खोलते हैं तो उसमें जो बल लगता है उसे बल आघूर्ण यानी टॉर्क का उदाहरण उसे माना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से हमारी वीडियो समाप्त होती है। ये जो भी कुछ हम पढ़ने वाले हैं इसका एमसीक्यू भी मैं करूँगा। ठीक है, जो भी एमसीक्यू पहले हम सार संग्रह को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इसका एमसीक्यू हम करेंगे ताकि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो पूरा हमारे ध्यान में रह जाए। ठीक है, चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो, नया चैनल है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स सार संग्रह पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।